नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त नितिन आत्रे। दोस्तों, जब पूरी दुनिया में सभ्यता का नामो निशान नहीं था, उस समय हमारे देश भारत में ज्ञान और विज्ञान की गंगा बह रही थी। दोस्तों, उसी ज्ञान की गंगा में वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की रचना की गई। उसी ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र की परंपरा को आगे आज आधुनिक युग में बढ़ाने का काम कर रही हैं एस्ट्रोलॉजर प्रिया शर्मा जी। नमस्कार सर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। जी धन्यवाद। तो हम सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ का कि आपने सोचा कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है या वास्तुशास्त्र सीखना है। ये किस तरह से आपके दिमाग में आया, कब, क्यों और कैसे? जी, ये बात तो काफी पुरानी हो गई है, क्योंकि यह हमारा एक पैतृक कार्य है। हमारे पिता भी करते हैं, हमारे चाचा जी भी, बाबा जी भी वैद्य थे, आयुर्वेद से जुड़े हुए थे। तो हमारे मन में छोटेपन से ही अपने पिताजी को पुस्तकें पढ़ते हुए देखते हुए मन में एकदम से ये आया कि पिताजी ये इन पुस्तकों में क्या पढ़ते हैं, कैसे एकदम हस्तरेखा का ज्ञान उनको है, कैसे वो ज्योतिष का ज्ञान जानते हैं। मतलब जिस तरह वो वेद पढ़ते थे और हम भी उनके पीछे पीछे वो कुछ सबक हमें पढ़ने को देते थे कि आप ये पाठ पढ़िए, आप ये गायत्री पढ़िए या आप पूरी गीता पढ़िए। कम से कम 14-15 साल की उम्र में हमारे पिताजी ने हमें गीता के पाठ का अनुसरण कराया। उसके बाद हमें एक एक वेद कर पढ़ने को दिए। पढ़ने से ही नॉलेज बढ़ती है, और सनातन धर्म में जब तक आप वेद नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ज्योतिष का भी ज्ञान नहीं होगा। इसके अलावा हम अपने परिवार में देखते थे सभी लोग सनातनी हैं और सभी लोग रिचुअल्स फॉलो करते हैं। जो भी हमारे रीति रिवाज हैं वो सब फॉलो किए जाते हैं, जो सनातन धर्म में किए जाते हैं, हिंदू धर्म में किए जाते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट उसी तरह बढ़ता गया। धीरे धीरे हमारे पिताजी ने हमें साधना करना सिखाया। जिस प्रकार वो साधना करते थे, माँ को प्रसन्न करते थे, देवी उपासक थे, तो उस तरह हम लोगों ने भी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी, जैसे बच्चे साधना करते हैं, कुछ समय की साधना करते हैं, तो उस तरह हमारा मार्गदर्शन किया। और वहीं से ही हमारा ये जो ज्योतिष का कार्य है पढ़ाई के साथ साथ भी चलता रहा। और अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद हमने ज्योतिष की पढ़ाई को कंप्लीट किया, और उसके बाद अब सेवा में लगे हुए हैं। जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि आप जानते हैं हर घर में परेशानी है, हर घर में कोई ना कोई समस्या है, तो उसके निवारण के लिए भी किसी सच्चे ज्योतिष का होना जरूरी है। तो हमने ये कदम उठाया। ये नहीं सोचा कि महिला हूं तो पीछे हो जाऊं, ये काम नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। तो महिला हूं तो अपने सनातन धर्म को उठाने के लिए सबसे ज्यादा आगे आने की कोशिश की। तो इसका मतलब मैं ये मानूं कि बचपन से ही आपकी इच्छा जागृत हुई कि मेरे को इस लाइन में जाना है, क्योंकि पिताजी इस लाइन से जुड़े हुए थे। जी। तो उसके बाद आपने जब सीखना शुरू किया, वो क्या एज रही होगी आपकी? जब मैंने सीखना शुरू किया, हमने वैसे तो 14 साल की उम्र से ही सीखना शुरू कर दिया था, 14 इयर्स के थे तब हम। उसके बाद हमें धीरे धीरे नॉलेज बढ़ती गई। जिस तरह पिताजी ने हमें मतलब वो दिया कि ज्ञान दिया कि इस तरह ज्योतिष करते हैं, इस तरह ग्रहों को देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं, कुंडली किस प्रकार देखी जाती है। तो इस तरह करते करते हमारी उम्र कम से कम 20 साल हो गई। अब 20 साल के बाद तो बच्चों को नॉलेज हो ही जाती है, और ज्यादा इंटरेस्ट। हम स्कूल कॉलेजों में भी बच्चों का हाथ देख लेते थे, जो सहपाठी थे, जो साथ में पढ़ते थे। तो हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था जब सामने वाला कहता था कि हमारे साथ तो यही हो रहा है जो आपने बताया। अरे वाह, मतलब आप जब आपके जो सहपाठी थे तो उनको भी आप हाथ देखते थे? हाथ देखते थे उस समय। तो लोग जब कहते हैं ना कि जब अपना कहीं आदर सम्मान होता है तो उस चीज से बहुत प्यार हो जाता है। तो इसीलिए मुझे ज्योतिष से और वास्तु से बहुत प्रेम है। तो इसका अर्थ हम ये माने कि कहीं ना कहीं जो परंपरा चली आ रही थी घर की, आपने उसको संभाला? मैंने उसको संभाला है। आगे जैसे मतलब कहते हैं कि विवाह के बाद मैंने इसको संभाला। मतलब जो हमारी प्राचीन शास्त्र हैं, ये उस परंपरा को तो आप संभाल ही रहे हैं, साथ में अपने परिवार की परंपरा को भी संभाल लिया। जी, अपना परिवार भी संभालते हैं और अपने और लोगों की सेवा के लिए भी लगे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने बताया कि जो परिवार है उसका तो आपको पूरा साथ रहा। जी। लेकिन कभी ऐसा रहा कि जैसे आप पढ़ रहे हैं और समाज के कुछ लोग या पड़ोसियों ने बोला हो, अरे ये तो पढ़ती वढ़ती है नहीं, ये तो इस लाइन में लग गई है अपने पिताजी के साथ, क्योंकि आजकल सब सोचते हैं कि डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, लेकिन आपका जो रुझान था, जो आपकी इच्छा थी,
वो ये बनने की थी, तो नहीं। कभी पड़ोसियों का या कभी किसी ने कुछ बोला हो आपको? नहीं, देखिए पड़ोसी शादी से पहले तो किसी ने मुझे कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि बच्चे जब अपने मन की करते हैं अपने माता पिता को ही फॉलो करते हैं। शादी से पहले तो किसी ने, लेकिन शादी के बाद लोगों ने कहा कि ये कोई कार्य है, ये कार्य नहीं करना चाहिए, कि एक पंडिताई कोई कार्य है। बहुत लोगों ने कहा, लेकिन मुझे इसी लाइन में निकलना था और मेरे को यही था कि जीवन में कल्याण करना सीखो लोगों का। तो इसलिए मुझे थोड़ी सी मुश्किलें शादी के बाद आई। कुछ समय बाद शादी के कह सकते हैं कि 11 साल बाद मैंने ये ज्योतिष का कार्य, मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया और ये ज्योतिष का कार्य हमने उठाया। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? वो बिजनेसमैन है। वो बिजनेसमैन है, हाँ। ठीक है। कोई पहला क्लाइंट ऐसा आपके पास आया हो, जो पहला अनुभव रहा हो, जो आप कुछ हमसे शेयर करना चाहें? जी, पहले क्लाइंट मेरे थे, मुझे आज भी उनका नाम याद है और मैंने अपने जो कार्यालय का नाम रखा था वो शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र रखा था। और वो शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र में पहला जो क्लाइंट था उसका नाम भी शिव ही था। तो वो सुभारती के पास से आया था और उसके पास आने का कोई साधन नहीं था, केवल उसके पास रेजगारी थी थोड़ी सी, और वो उस रेजगारी में ही मुझे मेरी फीस भी दे गया था। और वो रिक्शा में सुभारती से, आप समझ लीजिए कि मेरठ बाईपास से वो यहाँ तक शास्त्री नगर तक रिक्शा में आया और पितृदोष के कारण वो पीड़ित था। उसके जीवन में पितृदोष था। जब मैंने उसकी कुंडली एनालाइज करी तो मुझे बहुत ही कम, मुझे उससे कोई फीस नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो सम्मान करते हुए फीस देकर गया और उसका निवारण किया। आज वो अपने घर में अच्छे खासे पारिवारिक जीवन में रह रहा है। उसका विवाह नहीं हो रहा था, उसकी स्टडी नहीं हो रही थी, वो सब कंप्लीट हुई है। जो भी उपाय हमने उसे बताए, वो मेरा पहला क्लाइंट था, तो मैं उसे नहीं भूल सकती कभी भी। वो भगवान शिव के रूप में ही आया था। चलो, आपने पितृदोष की बात की है, तो उसी से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि पितृदोष और श्राद्ध के समय को लेकर ज्योतिष की क्या मान्यता है? क्या सच में हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है? और ये है क्या? एक्चुअली भी बहुत लोग सुनते हैं कि पितृदोष, लेकिन पहले इसको समझा दीजिए कि ये है क्या, फिर थोड़ा सा। देखिए, पितृदोष क्या है कि वंशानुसार चलता है। जिस प्रकार आपका वंश होता है, आपके दादा परदादा जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करना या उन्हें भोग देना, यही पितृपक्ष कहलाता है। पितृपक्ष में हम क्या खास कर सकते हैं? पितृपक्ष और पितृदोष क्यों लग जाता है? अगर आपके घर में कोई दुर्घटना हुई हो, आपके मांगलिक कार्यों में कोई अड़चन आ रही हो, आपके घर में शादी विवाह नहीं हो रहे हो, या आपके जीवन में आपको सफलता नहीं मिल रही हो, लगी हुई नौकरी छूट जाए आपके जीवन में अड़चने ही अड़चने, आप सोचते हैं कि मेरे जीवन में इतनी मुश्किलें क्यों आ रही है, इतनी समस्या क्यों आ रही है, तो कुंडली को भी देखा जाता है। सूर्य और शनि की स्थिति देखकर ही बताया जाता है कि कुंडली में पितृदोष है या नहीं। पितृदोष होता है तो आदमी को सफलता पाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इवन उसे कभी सफलता मिलती ही नहीं, वो धक्के खाता रहता है बस। एक छोटा सा कुछ आप बताना चाहें कि भाई ये मत करो तो पितृदोष से कम बचे रहोगे, थोड़ा कुछ बताना जी, चाहेंगे? देखिए पितृदोष से, क्योंकि हम अगर कुंडली देखते हैं तो 70% कुंडलियों में पितृदोष है जी। आप अपनी कुंडली का निवारण जरूर कराएं अगर आपके पीछे से पितृदोष चला हुआ आ रहा है। पितृदोष कोई नया नहीं लगता है, क्योंकि आपके पूर्वजों का लगता है, यानी कि आपके जो पहली पीढ़ी ने कुछ गलत काम किया हो, या उन्होंने आत्महत्या की हो, या एक्सीडेंट मौत हुई हो, तो पितृदोष में आपकी कोई गलती नहीं होती। पितृदोष पीछे से लगा हुआ आता है। उसके निवारण के लिए आपको करना चाहिए, जैसे अमावस्या, हर अमावस्या को आपको भोग निकालना चाहिए पितरों के निर्मित। पितरों के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। वास्तु अनुसार हम बताते हैं कि पितरों की फोटो साउथ में लगानी चाहिए, साउथ वॉल पे लगाना चाहिए। अच्छा। और उसके नीचे प्लेट जरूर लगानी चाहिए। लोग क्या करते हैं, फोटो अब पितरों की टांग देते हैं, ये सबसे गलत होता है। कभी भी कील पे पितरों को नहीं टांगना चाहिए। पितरों को हमेशा, मैंने कई घरों में देखा है कि ये बहुत गलत देखा है आपने कि पितरों को कभी भी कील पे टांगना नहीं चाहिए, ये सबसे गलत काम करते हैं। फोटो पे वो भी लगा देते हैं माला वगैरह, फोटो पे माला लगा देते हैं। पितरों की पूजा केवल पितृपक्ष में ही करनी है। फिल्मों में तो बहुत ज्यादा दिखाया जाता है, फिल्मों में ज्यादा दिखाया जाता है, लेकिन आपको स्थान देना है। अगर साउथ की वॉल पे आप पितरों की फोटो लगाते हैं तो उसके नीचे लकड़ी का पाटा या कोई भी लोहे की प्लेट भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी पितरों की फोटो टांग के नहीं रखनी चाहिए। माला जरूर चढ़ाएं,
पूजा पितृपक्ष में करें, सम्मान करें अपने पितरों का, और जो घर में माता पिता अभी हैं उनका भी सम्मान करें। इससे भी पितृ रुष्ट हो जाते हैं। आप अपने अभी के माता पिता का तो सम्मान नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने पितरों की पूजा कर रहे हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन ये भी बोल दीजिए कि फिल्मों की नकल ना करें। फिल्मों की नकल करते हैं लोग। हाँ। भाई इंडस्ट्री में जो देखते हैं कि टंगी हुई फोटो है तो हम टंगी हुई, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में साउथ की वॉल पे जब भी पितरों की फोटो लगाएं तो उसके नीचे पाटा या प्लेट जरूर लगवाएं, और यही उनका आदर और सम्मान है। अच्छा, दक्षिण की फिल्मों में ऐसा होता है? जी, पाटा लगा के रखते हैं? नहीं, दक्षिण की फिल्मों में नहीं, साउथ वॉल जो है वो यमराज की है। साउथ वॉल, मैंने सोचा साउथ मूवी में। नहीं, साउथ वॉल जो साउथ की दीवार है, दक्षिण की दीवार है, वो यमराज की दिशा है, यम की दिशा है, तो वहां पर पितरों की फोटो लगानी चाहिए। मैंने गलत सुन लिया। जी, कोई बात नहीं, कोई नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ में वास्तु ज्योतिष का ऐसा कौन सा बदलाव ऐसा किया है जिससे आपको खुद बहुत फायदा मिला है अपने आप को? देखिए, मैंने अपने जीवन में अपने घर को ही सबसे पहले ठीक किया, तभी मैं दूसरों के ऊपर कोई भी उपाय अप्लाई करती हूँ। जब मैं अपने आप उसका कहते हैं कि प्रयोग करके देखती हूँ। बिना प्रयोग के मैं अपने ऊपर कोई प्रयोग नहीं, ऐसा नहीं है कि अपने ऊपर कोई प्रयोग नहीं किया और दूसरों को बता दिया। जब तक मैं उसे अपने जीवन में नहीं डाल लेती तब तक मैं दूसरों को वो सलाह नहीं देती। जैसे फिर भी कोई जैसे मैंने अपने घर में, मेरे घर में पूर्व दिशा में थोड़ा सा वास्तु दोष था, तो उसके हिसाब से मैंने साउथ दिशा को थोड़ा ऊंचा करके उस वास्तु दोष को खत्म किया है। पूर्व दिशा में गड्ढा करवा के उसको ठीक किया है, बैलेंस किया है। तो जब मैं अपने घर में जो चीज अप्लाई करती हूँ तो लोगों के घर में भी वो चीज अप्लाई करके ठीक करवाती हूँ। ज्योतिष जो है एक संस्कृत का शब्द है जी, शब्द है ये। तो इसमें ज्योति मतलब ज्योति और मतलब ईश्वर, यानी कि प्रकाश का ईश्वर। जी जी जी। तो प्रकाश, हमारे जो ग्रह हैं उनको प्रकाश, क्योंकि वो प्रकाशमान होते हैं, उनको बोला जाता है कि ये प्रकाश का ईश्वर है। प्रकाश का ईश्वर है। तो और शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान या ज्ञान। जी। तो कई लोग इसको विज्ञान नहीं मानते, इसको कहते हैं कि ना ही इसको ज्ञान मानते हैं। बहुत सारे लोग इसको ढकोसला मानते हैं, जबकि वो अपने जो संस्कृत के शब्द हैं उनका भी सम्मान नहीं करते। उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो लोग ज्योतिष का अपमान करते हैं या जो ज्योतिष को नहीं मानते हैं या इन्हें ढकोसला मानते हैं, देखिए हर ज्योतिष को मैं नहीं कहूंगी कि सब ज्योतिष ठीक हैं। कुछ लोग पैसे के लिए भी करते हैं, कुछ लोग जबरदस्ती भी लूटते हैं, लेकिन हम लोग उनमें से नहीं हैं। हम लोग जो है अपने सनातनी परंपरा के द्वारा ही आगे चल रहे हैं। देखिए, जो भी ज्योतिष की दक्षिणा होती है वो तो आपको देनी पड़ेगी। अगर पंडित जी की कोई दक्षिणा है तो आप बिना पंडित जी को दक्षिणा दिए घर से तो नहीं जाने देंगे, क्योंकि उन्होंने आपके घर में कर्म कांड कराया। उसी प्रकार टाइम दिया है, समय दिया है, उच्चारण किया है। आपको नहीं आता वो उच्चारण, जो उच्चारण पंडित करता है। आपको वो संस्कृत नहीं आती, आप अपने घर में बैठ के कर लो हवन। अगर अकेले कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो ज्योतिष के लिए दक्षिणा देना बहुत जरूरी है कि आप दक्षिणा दें, लेकिन सही ज्योतिष का चुनाव आप खुद करें। आप जाकर उसके सामने बैठ जाएं और उसके सामने कुंडली रख दें। आप कुछ ना बोलें कि आपको क्या समस्या है, ज्योतिष को बोलने दें कि क्या समस्या है आपके जीवन में। जब कोई व्यक्ति सफल होता है या सक्सेस होता है लाइफ में, तो सबसे पहली चीज आती है उसके अंदर अहंकार बढ़ जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सफलता के साथ अहंकार बढ़ना, आप अगर किसी को सलाह दें कि भाई अहंकार ना बढ़े, क्योंकि ये बहुत आम बात है। सफलता मतलब अहंकार, क्रोध। जी जी जी। तो उनको आप एज ए एस्ट्रोलॉजर आप क्या सलाह देंगे? देखिए, हम उन्हें अहंकार ना बढ़े तो सबसे पहले तो हम उन्हें उनकी शनि की स्थिति बताएंगे। शनि क्या होता है? शनि मजदूर है। आप कितने बड़े बिजनेसमैन हो, आप कितने बड़े हाई क्लास लोग हो, मंत्री लोग भी आते हैं मेरे पास, सब आते हैं, लेकिन जब तक आप फावड़े चला के काम नहीं करेंगे, फावड़े चलाने का मतलब है कि आप बिस्तर पे लेट के नहीं कमा सकते, बिस्तर पे लेट के राजनीति नहीं कर सकते। जब तक आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे, गर्मी में पसीने में खड़े नहीं होंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक शनि आपको फल नहीं देंगे। तो अहंकार को त्याग के, शनि को ठीक करके, हर व्यक्ति की कुंडली में शनि अच्छा होना चाहिए। शनि को ठीक करके और गरीबों की सेवा करके, मजदूरों की सेवा करके तभी आगे बढ़ना चाहिए। अहंकार 2 मिनट में नीचे आके गिर जाता है। अगर आप किसी भी पद पे हैं, कोई भी, ये कलयुग है, 2 महीने से ज्यादा कोई अहंकार नहीं टिकता। 2 महीने में जमीन पे लाके गिर देता है, ये शास्त्र प्रमाण है। ओके।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुंडली में लिखा है। जी। जैसे कोई भी बात होगी, कुछ बिगड़ कुंडली गया, में। ये हमारे तो कुंडली में लिखा है। जी। तो क्या कोई इंसान अपने जीवन में अपनी सोच और मेहनत से अपने भाग्य को बदल सकता है? देखिए, सबसे पहले तो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। हाँ। जीवन में सकारात्मक होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप सकारात्मक हैं तो अपनी सोच को भी बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप नेगेटिव ही रहेंगे, आपने एक चीज सुनी होगी कि यूनिवर्स भी सुनता है हमारी चीजें। ठीक है, आप बार बार कहेंगे कि मेरे साथ तो यही होता है, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, तो यूनिवर्स भी आपको दुख देता जाएगा। कुंडली में तो लिखा ही लिखा है कि आपको शब्दों दुख को, हमारे हाँ, वेदों में शब्दों को भ्रम बोला है, भ्रम बोला है। हाँ, कि ये साक्षात भ्रम है। यानी भ्रम कि है। अगर कोई वाणी होती है, अगर वो शब्द मुंह से निकलता है, तो वो कहीं ना कहीं, जो जैसा आपने बोला कि हाँ, पूरे ब्रह्मांड में वो पूरे शब्द रहता है, वो उसकी शब्द रहता है। फ्रीक्वेंसी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका जो हम बुध वाणी को कहते हैं, कुंडली अनुसार अगर आप अपनी वाणी ही खराब कर दोगे तो आपके तो वैसे ही स्टार्स डूब जाएंगे। लेकिन आप इन्हें स्वयं इस तरह ठीक कर सकते हैं, अच्छे कार्यों में अपना जीवन व्यतीत करें, नकारात्मक शक्तियों से, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, सकारात्मक बने, पॉजिटिव वाइब्स लाएं अपने घर में, बच्चों के साथ खेलें कूदें, खुश रहें। ये आजकल जो मोबाइल का जमाना है, सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहा। आज के टाइम में फादर बच्चों को नहीं देखता, मदर बच्चों को नहीं देखती, बच्चे फादर मदर को नहीं देखते। अच्छा, मेरा मोबाइल के आती एक प्रश्न मेरे मन में आया है। जी जी जी। कि ज्योतिष का मतलब होता है कि जैसे कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान क्या होगा, समाधान क्या होगा, और वास्तु का अर्थ होता है कि वो जो समस्या आ रही है उसके लिए वातावरण कैसा रखना चाहिए, एटमॉस्फेयर। लेकिन जब हम पहले की बात करते हैं, प्राचीन समय की, तो उस समय मोबाइल तो थे नहीं जी। अब, लेकिन मोबाइल तो वास्तु शास्त्र उस समय हमारे प्राचीन पुस्तकों में लिखा नहीं है, लेकिन इससे बहुत समस्या पैदा हो रही है हमारे समाज में, हमारे घरों में। जी। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि मोबाइल एक बहुत बड़ी समस्या है आज की तारीख में, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो कोई भी जनरेशन हो। देखिए, अगर हम मोबाइल की बात करें, ये तो हमारे लिए गैजेट्स है, और जिस तरह हमारा साइंस आगे बढ़ रहा है तो हमारी चीजें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन किस चीज का सही प्रयोग करना चाहिए। पहले मोबाइल नहीं थे, घड़ियां नहीं थी टाइम देखने के लिए, लेकिन ऋषि मुनि क्या है, सूरज की प्रक्रिया से और चंद्रमा की प्रक्रिया से टाइम निर्धारित कर देते थे। जैसे आपने देखा जंतर मंतर में भी सूर्य की किरण जहां पड़ती है वहां पे टाइम निर्धारित होता है कि इतने बजे इतने बज गए हैं। साइंस को किस तरह लिया जाता है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारे बच्चे अगर फोन से गेम खेल रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर वो फोन से ही गूगल पे अच्छी चीजें ढूंढ रहे हैं, या कुछ सर्च करने की, खोजने की चीजें ढूंढ रहे हैं, या अपनी पढ़ाई से रिलेटेड काम करते हैं, तो उस चीज के लिए मोबाइल बहुत अच्छा है। रही बात वास्तु की, नहीं, मोबाइल के बहुत फायदे भी हैं। हाँ, बहुत फायदे हैं लैपटॉप मोबाइल के। कभी कभी पुलिस वाले जब किसी चोर डाकू को पकड़ने जाते हैं, गुंडों को और आतंकवादियों को, तो मोबाइल बहुत सहायता करता है, तो उसमें भी फायदा होता है। इसके अलावा इसके अंदर पूरा ज्ञान भी है और अज्ञान दोनों इसके अंदर भरा पड़ा है। वो बात अलग है कि कौन अज्ञान को चुनता है, ये आपको डिसाइड करना है कि उसमें ज्ञान लेना है या अज्ञान लेना है। अब वास्तु की बात करें तो ऋषि मुनि जब रहते थे पहले के जमाने में, तो उनका क्या था, शौचालय करने वो कहाँ जाते थे, दूर जाते थे। उनकी कुटिया में कहीं आपको शौचालय बना हुआ दिखता था? नहीं होता था। घरों में आजकल घरों में नहीं, रूम में, बेडरूम में। तो नकारात्मकता कहाँ से आती है? आपके ही घर में इतने रूम नहीं होते जितने टॉयलेट होते हैं। आपके घर में हर कमरे के साथ टॉयलेट है, हर कमरे के साथ टॉयलेट है। आपकी सारी नेगेटिविटी वहीं से ही तो आ रही है। वैसे ये भी अभी हुआ है, इससे पहले तो कुछ दिन पहले हमारी जो पहली पीढ़ी थी वो भी बाहर बनाते थे, आंगन से बाहर। अब तो खैर हाँ, अब फ्लैट सिस्टम है, फ्लैट में रह रहे हैं लोग, और फ्लैट में भी कम जगह होने की वजह से नेगेटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हर रूम के साथ आप टॉयलेट, पति पत्नी साथ में सो रहे हैं, बराबर में टॉयलेट है, टॉयलेट के पॉट का ढक्कन खुला हुआ है और आप रात्रि को सो रहे हैं, तो साक्षात राहु है आपके कमरे में। आपके घर में लड़ाई क्यों नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। आप नेगेटिविटी तो खुद ही, मलमूत्र त्यागना और उसको रूम में साथ रखना। आप वहां बैठ के भोजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन सब कर रहे हैं, क्या लेकिन सब कर रहे हैं। जी जी। बेडरूम में बेड पे बैठ के भोजन हो रहा है। अच्छा, वास्तु शास्त्र, वास्तु का मतलब है निवास स्थान, और शास्त्र मतलब मैंने अभी बोला था आपने ज्ञान और विज्ञान, है ना? जी। तो
अगर मैं वास्तु की बात करूं तो वास्तु को आजकल लोग लग्जरी मानने लगे हैं कि भाई ये लग्जरियस चीज है, ये हमारे बस की चीज नहीं है वास्तु कराना, ये कराना, वो कराना। तो आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में ये लग्जरी है, गरीबों के लिए नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अब तक ये समझ लीजिए 1000 से ऊपर घरों को देख लिया है, जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार वालों ने सबसे ज्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाया है। और जितने भी लग्जरीज फैक्ट्रीज हैं और हॉस्पिटल्स हैं, बाकी चीजें भी मैंने अपने वास्तु उसमें देखी है विजिट में। लेकिन ऐसा नहीं है, छोटे से छोटा परिवार भी वास्तु दिखाने के लिए अब रेडी रहता है। हमारे मेरठ में ही आप देखेंगे तो काफी लोगों ने विजिट कराई है, जिनका भाई मैं नाम नहीं ले सकती, और काफी बड़े लोगों ने भी विजिट कराई है, जिनकी पूरी पूरी कोठियां हैं, जिनके कह सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, उन्होंने भी विजिट कराई है। तो वास्तु सबके लिए है। अगर मेरा मकान 50 गज में भी है तो मैं उस 50 गज में भी वास्तु अनुसार ही घर बनाऊंगी। जी जी जी, जी। लेकिन ऐसा लोग मानते हैं, तो मैंने आपसे पूछा ये क्वेश्चन। हाँ, देखिए जो लोग ऐसा मानते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार नहीं करा सकते वास्तु विजिट, तो ऐसा नहीं है, सभी करा सकते हैं। कुछ गज के हिसाब से ही दक्षिणा होती है, तो उसी हिसाब से दक्षिणा ली जाती है। आजकल बच्चे जो कैरियर की बात करते हैं, अगर हम कोई बच्चा अगर कैरियर बनाना चाहता है तो उसके लिए एज ज्योतिषाचार्य एज एस्ट्रोलॉजर आप क्या उनको सलाह देना चाहेंगे? देखिए जो बच्चे करियर बनाने के लिए अपने आप को आगे अग्रसर करते हैं, सबसे पहले तो वास्तु अनुसार नॉर्थ के रूम में बैठ के पढ़ाई करें, ईस्ट की तरफ फेसिंग करें, अपनी टेबल जो है वो ईस्ट की तरफ डालें, अपना फेस ईस्ट की तरफ रखें, और पढ़ाई करते समय मोर पंख अपने सामने जरूर लगाएं, क्योंकि वो शिक्षा का, और एक सरस्वती माता की मूर्ति टेबल पर लगानी बहुत जरूरी होती है। अगर आजकल के बच्चों को आप विज्ञान, आज का जो आधुनिक विज्ञान है, उसके तौर पर समझाना चाहें ज्योतिष को, तो आप किस तरह से समझाएंगे? देखिए साइंस बहुत बड़ी चीज है। साइंस के हिसाब से आपकी इंगला और पिंगला नाड़ी होती है, ये स्नायु नाड़ी होती है, उसके अनुसार ही आपकी प्रकृति को देखा जाता है। ये भी हम श्वास किस पेड़ से कौन सी श्वास ले रहे हैं, आपके आसपास कैसा वातावरण है। अगर आपके आसपास कहते हैं कि नेगेटिविटी कह दी मैंने, जैसे कोई वायु खराब जा रही है या आपके घर का वातावरण खराब हो रहा है, तो साइंस के हिसाब से भी आपके वातावरण घर का शुद्ध रहना चाहिए, उसके अनुसार ही पढ़ाई में ध्यान लगेगा, वरना नहीं लगेगा। साइंस में भी यही है कि आप जब पढ़ते हैं तो आपका रूम बंद होना चाहिए, कोई भी नेगेटिव और आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, आपके मन में कोई गलत विचार नहीं आने चाहिए। तो इसके लिए ज्योतिष यहाँ साथ देता है कि पहले ईश्वर का ध्यान करो, अपने आप को पॉजिटिव करो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, उसके बाद ही आप पढ़ाई के लिए बैठो। तो साइंस से भी ये चीज रिलेट करती है कि हम कहाँ से सांस लेते हैं, कहाँ से सांस छोड़ते हैं। नहीं, हम उनको बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि शायद मैं अपनी तरफ से बात जोड़ रहा हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, हम ये भी बता सकते हैं कि देखो हमारे वैज्ञानिकों ने तो अब बोला है, अब मैं कह रहा हूँ ज्योतिष पे कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन इस बात पे तो उनको विश्वास हो ही गया होगा कि प्लेनेट्स का ज्ञान हमें था। हाँ, कम से कम, और जो सूर्य है उसकी जो एनर्जी शास्त्रों में सब लिखा है। हाँ। और वैज्ञानिक से पहले ही शास्त्रों में, इवन जो चंद्रयान पे लोग जा रहे हैं, ये भी तो चंद्रयान जा रहे हैं, ये भी तो शास्त्रों में पहले ही कि हम चांद पे पहुंचेंगे। नवग्रहों की जो गणना है वो शास्त्रों में विज्ञान से पहले ही आ गई है, विज्ञान तो बाद में आया। तो ज्योतिष और विज्ञान का समायोजन करने के बाद ही आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपके जीवन में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। जी, और इसके अलावा साइंस में आज पढ़ा जाता है, हमारे वैज्ञानिकों ने जो सलाह वो बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो भी एनर्जी आ रही है पंच तत्व में से जो बने हुए लोग हैं, उनमें वो एनर्जी सूर्य से आती है। तो सूर्य जो वो भी एक प्लेनेट का जो हमारे जो कुंडली में भी सूर्य देखा जाता है ना, कुंडली में देखा जाता है। तो जब उसका प्रभाव तो हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं, तो बाकी का भी प्रभाव बता देंगे, तो वो विज्ञान में आ जाएगा। हम खुद मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बताते हैं, हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बताते हैं, तो हम यही कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो आप विटामिन डी के कैप्सूल खाओ, आप विटामिन डी लो, आप किसी तरह आप सन को जल अर्पित करो। क्यों अर्पित करो? क्यों? जब आप जल अर्पित करेंगे तो आप सन की जितनी भी रेंज है वो आपके शरीर पे पड़ेगी, और आपको विटामिन डी मिलेगा। और विटामिन डी जब मिलेगा तो आप सुबह 7 बजे से पहले जब करेंगे तो रेंज जितनी अच्छी आपके शरीर पे पड़ेगी, आप उतने स्वस्थ होंगे। तो ज्योतिष और विज्ञान एक ही है। जी 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 जी। आजकल जो
विवाह होते हैं, जी। शादियां होती हैं, जी, रिलेशनशिप जी। में जो शादी में जो कंपेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है आजकल, जी। तो ज्योतिष इसमें कितना गाइड कर सकता है? मतलब आजकल देखिएगा कि हर जगह देखिए तलाक, ये जी, केसेस जी, बहुत जी। ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उस बारे में आप थोड़ा सा। देखिए, जब हम कुंडली देखते हैं और हम लोगों का गुण मिलान भी करते हैं जिस प्रकार करते हैं, तो उस समय हम लोग कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जैसे मंगल है, बृहस्पति है, और हम कुंडली में राहु केतु की स्थिति देखने के बाद ही लोगों को सलाह देते हैं कि विवाह करना उचित है या नहीं है, आपका विवाह कितना चलेगा या नहीं चलेगा, देर से होगा या जल्दी होगा। तो वो सारी चीजें हम कुंडली के अनुसार ही बताते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि 36 गुण मिले ना मिले, पैसा जरूर होना चाहिए, उसके बारे में क्या बोलोगे? देखिए, पैसा क्योंकि आम जीवन में जीवन नहीं, व्यापन मैं अपनी करने के बात लिए, नहीं कर रहा हूँ, हाँ, मैं नॉर्मल बात कह हाँ, रहा हूँ हाँ। जो आम पब्लिक नहीं, बोलती है। आम पब्लिक चाहती है, हाँ। देखिए, जीवन व्यापन करने के लिए पैसा तो जरूरी है ही है, लेकिन लक्ष्मी है, लक्ष्मी माता है। हाँ, लक्ष्मी जरूरी है, हाँ। लेकिन उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, ईगो क्लैशेस नहीं होने चाहिए, कुंडली अनुसार भी ईगो क्लैशेस मैच ना हो रहे हो, इनके विचार कितने मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे। नहीं, जो पैसों की बात आती है वो जी। कहती है पति के पास तो पैसा होना चाहिए, पत्नी के पास नहीं होना चाहिए, मतलब जो मैंने सुना है। पत्नी के पास नहीं होना चाहिए। हाँ, कम होना नहीं, चाहिए, तब वो नहीं। ज्यादा बन के रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। आप दोनों के मतलब वो तो अंडरस्टैंडिंग की बात है, आजकल हाँ। सभी लेडीज वर्किंग हैं, हाँ। और अगर वो ईगो करने लगी पति के हाँ। सामने कि पैसा हाँ, तो ज्यादा ईगो है, क्लैश हो हाँ, जाता है ना, ईगो तभी क्लैश तो है। होता है जब दोनों कमा रहे हो। ईगो क्लैशेस नहीं होना चाहिए, वो सारी चीजें सूर्य की स्थिति से देखी जाती है। जी जी जी। जब भी सप्तम भाव में, कुंडली के सप्तम भाव में आ जाता है ना सूर्य, तो सामने वाले पार्टनर को बहुत ईगो हो जाती है, चाहे वहां पत्नी हो चाहे लेकिन पति मैं हो। आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, सॉरी मैं बीच में आपको कोई नहीं, काट रहा कोई हूँ, नहीं, लड़ाइयाँ तो पहले भी होती थी, बिल्कुल होती थी, अभी भी होती हैं, अब वो बिल्कुल। टिकती नहीं है, पहले टिक पहले जाती, टिक पहले जाती। लड़ लड़ के भी टिकी रहती जी, जी, थी, जी। अब लड़ने के बाद चुटकियों में काम हो जाता है। देखिए, वो तो जिस तरह हमारे कहते हैं ना कि हमारा ट्रेडिशनल बदल रहा है, परंपराएं बदल रही हैं, लड़कियां थोड़ा फ्री मोबाइल आ गए हैं, मोबाइल आ गए, लड़कियां हाँ। थोड़ी फ्री हो गई हैं। पहले हाँ। हमारे टाइम में भी माता तो पिता फ्री का छोड़ना लड़कियों को बेकार है, गलत है। इतना नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, हाँ। जब लड़कियों को बिल्कुल फ्री नहीं करना चाहिए, किसी ना किसी का पिता का सिर पे वो होना चाहिए, वही कहाँ जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो। इवन लड़कियों के ऊपर नहीं, लड़कों के ऊपर भी होना चाहिए, दोनों के ऊपर होना दोनों चाहिए। बच्चों के ऊपर हाँ। होना चाहिए। पहले बच्चे माँ बाप से डरते थे, अब के बच्चे माँ बाप से डरना ही नहीं चाहते हैं, वो बिल्कुल फ्री नहीं, रहना चाहते इसमें हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि डरना नहीं चाहते, या उनको जो उनको माता पिता ही संस्कार देते हैं, अगर माता पिता उन्हें थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो वो डरेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं डरेंगे, हाँ, वो तो ये माँ बाप के ऊपर ही है ना। देखिए, इतनी छूट नहीं दी, लेकिन समाज से आप कैसे बचाएंगे बच्चे को, तो संस्कार देने बहुत जरूरी हैं। जी, संस्कार तो माँ बाप ही देंगे, मुझे ही लगता है हाँ। कि संस्कार सबसे पहले माँ बाप ही देते हैं, माँ मुझे बाप देते जो मेरी नहीं, सोच है। आजकल के माता पिता भी हाँ। बहुत फ्री हो गए हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारी जो औलाद है, जो हमारा बच्चा है, वो अलग कमरे में रहे। क्यों रहे वो अलग कमरे में? हाँ, तो माँ बाप की हाँ। बात तो माँ बाप की हो गई ना। हाँ, माता पिता असली जो गाइड करते हैं वो माँ बाप ही करते हैं। पेरेंट्स करते आप हैं। कितनी उनसे पूजा करवाते हो, कितना उतना मेडिटेशन कराते हो, कितना उनको ध्यान रखते हो। आपको गाइड करना अपने बच्चे को बहुत जरूरी है, और हाँ। बहुत कम उम्र से कर देना चाहिए। जैसे कि हम भी बता रहे हैं, आपको 14 साल की उम्र से हम भी शुरू हो गए थे अपने पूजन पाठ में, लेकिन उसके साथ साथ हमने अपनी पढ़ाई भी करी, डिग्री भी करी। मैं डबल MA BEd भी हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी में PhD भी हूँ, मैंने सारे एस्ट्रोलॉजी में अपने PhD जी पूरा डॉक्टरेट भी हूँ। लेकिन लोगों का क्या है कि पढ़ते नहीं हैं, और अपना जो पेरेंट्स की बात भी नहीं सुननी, और अपने काम पे आगे बढ़ जाना है। एस्ट्रोलॉजी में PhD कहाँ से किया आपने? मैंने राजस्थान से किया, उदयपुर से। हाँ, ठीक है। ऑफिस और घर में किस डायरेक्शन में बैठना सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी देता है? जैसा आपने बताया था कि पूरब की तरफ को मुंह करके पढ़ें, तो ऑफिस के लिए भी यही है? देखिए, ऑफिस के लिए जब हम ऑफिस में बैठते हैं तो आपको सबसे पहले वेस्ट दिशा को चुनना चाहिए, जो पश्चिम दिशा होती है। उधर की तरफ को मुंह करना है? जी नहीं, उधर आपको पीठ करनी है। अच्छा। मुख आपको पूरब की तरफ करना है, या आप बैठे साउथ में। अच्छा। हाँ, वेस्ट पश्चिम की दिशा या दक्षिण की दिशा, दो दिशाएं ऐसी हैं जो आपको ऑफिस की डायरेक्शन में, मतलब मेन जो ऑनर हैं उन्हें बैठना चाहिए। बाकी जो ईस्ट का हिस्सा है, वहां पर जो भी आपके ऑफिस का वर्क है वो वर्क करना चाहिए, और वह ईस्ट की तरफ भार कम रखना चाहिए, घर में भी और ऑफिस में भी। ओके। अच्छा, ये बताइए कि बॉलीवुड में कई बड़े स्टार्स हैं जो ज्योतिष और वास्तु की मदद लेते हैं। बिल्कुल। क्या आपने कभी किसी सेलिब्रिटी का
कुछ ज्योतिषाचार्य, अगर आप नाम छुपा जी, जी, सकते हैं, जी। अगर छुपाना चाहें नहीं, तो। छुपाने की बात नहीं है, काफी बड़ी एक्ट्रेस हैं डिम्पल कपाड़िया जी, वो उनसे हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने हमसे कुछ सलाहें ली और जो हमारा उन्होंने किसी से इंटरेक्शन भी कराया। तो काफी चीज ऐसी होती है, उनके भी जीवन में कुछ ना कुछ मुश्किलें होती हैं। हमारे पास आई बिग बॉस की हेमा शर्मा जी, वो हमारे कार्यालय में ही आई, जो बिग बॉस 19 की वो थी कंटेस्टेंट। मेरठ की हैं क्या वो? वो मुरादनगर की हैं। अच्छा, तो मुराद। वो मुंबई ही रहती हैं, लेकिन उनको पता चला कि हम लोग भी देखते हैं, तो वो हमारे पास आई सलाह लेने और ऑफिस में भी रही। तो काफी ऐसे अभिनेत्री हैं जिनके नाम हम नहीं बता सकते, लेकिन काफी लोग आए हमारे पास और हमने उनका समाधान भी किया। आज भी हमसे जुड़े हुए हैं, बस नाम छुपा लेते हैं क्योंकि वो अपने आप को शो नहीं कर सकते। तो अगर आपको किसी बॉलीवुड स्टार की कुंडली पढ़नी हो जी, तो किसका पढ़ना चाहेंगी और क्यों? देखिए, हमारे महानायक हैं अमिताभ बच्चन जी। हाँ। तो उनकी कुंडली सबसे अच्छी कुंडली मैं इसलिए कहूंगी कि उनकी कुंडली में स्ट्रगल भी था, उनकी कुंडली में उन्होंने सब कुछ देखा है जीवन में और इस समय लग्जरियस लाइफ वो भी जी रहे हैं। बाकी एक्टर्स भी जी रहे हैं और बाकी लोग भी जी रहे हैं, अभिनेता भी जी रहे हैं, लेकिन मैंने अमिताभ बच्चन की कुंडली में एक खास चीज देखी कि उनके चतुर्थ भाव में शनि विराजमान थे। तो शुरुआती दौर में उन्हें निकाला भी गया पिक्चरों से, उन्हें ज्यादा रोल दिया भी नहीं गया, उनकी हाइट की वजह से या उनके बोलने की आवाज की वजह से, क्योंकि उनका बुद्ध अच्छा नहीं है। लेकिन उनका शनि चतुर्थ भाव में होने की वजह से जितना भी फेम मिला, जितने वो बूढ़े होते गए, उतना ही उनका फेम बढ़ता गया और आज भी हैं, वो हमारे महानायक हैं। और उनकी आपने पिक्चरें भी इतनी देखी होंगी, सुपर हिट सारी पिक्चरें गई हैं, लेकिन शुरुआती दौर उनका स्ट्रगल का था, बाद का दौर उनका बहुत अच्छा गया। एक आनंद फिल्म आई थी राजेश खन्ना के साथ उनकी, जी, तो जी, राजेश जी। खन्ना का एक डायलॉग था कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो अमिताभ बच्चन की तो बड़ी भी है और लंबी भी लंबी भी है, है? हाँ। दोनों ही लाइफ है उनके पास। इवन राजेश खन्ना जी चले गए और राजेश खन्ना जी चले गए, हाँ। बड़ी करके कहते हुए, और ये अभी भी लंबी भी है, इनकी बड़ी भी है। ईश्वर इनको लंबी आयु दे। हाँ। और हमारे देश में ऐसे कम अभिनेता हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। एक चीज और बोलना चाहता हूँ, सॉरी, मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, लंबी लाइफ भी तो उसी की होगी जिसकी बड़ी होगी, क्योंकि लंबी लाइफ तो वही जी सकता है ना जो हेल्दी हो, और जो हेल्दी होगा तो बड़ी भी उसी की है। नहीं, आप पैसा ज्यादा होना, हाँ। कम होना, इट डज नॉट मैटर। नहीं, मैटर है लाइफ को लंबी स्वस्थ जीना। और देखिए, ये लोग ना कहीं स्पिरिचुअल, हाँ, पहला सुख निरोगी काया, ये लोग ना स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहते हैं। आपने अंबानी के घर में भी देखा होगा, तो लगातार पूजन चलता रहता है। जी। कभी अभी अंबानी की फैमिली में शादी हुई, आपने देखा कि लगातार सबसे पहले पूजन हुए। जितने भी महर्षि हैं, जितने भी बड़े हमारे शंकराचार्य जी, पहले जैसे राजा महाराजाओं बुलाया करते थे, ऐसे बुलाया बड़े ऋषियों को, वैसे ही। और अच्छा है, राजा है भी, वो राजा है, मेहनत से उन्होंने, परिवार ने मेहनत की है, तभी वो वहां पर है। क्योंकि वो बड़ों का सम्मान कर रहे हैं। हमारे शंकराचार्य जी का मैं प्रणाम करती हूँ। ये भी बड़ी बात है, क्योंकि अगर वो राजा बन जाते ना करते सम्मान, उन्होंने सबको विराजमान भी किया, सबका आदर सत्कार किया, भोजन की व्यवस्था की, परंतु अंबानी ने मजदूरों को भी खिलाया, आपसे गरीबों में भी खूब बटाया उन्होंने पूरा। वो तो मैं तो इस चीज को मानता हूँ कि तो इसी प्रकार अमिताभ बच्चन का भी कहेंगे कि उनको भी स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़े रहते हैं वो लोग। ऐश्वर्या राय हो, अभिषेक बच्चन हो, जया बच्चन जी हो, वो जया बच्चन भी अपना कार्य कर रही हैं, राजनीति में है, लेकिन वो लोग सब ज्योतिष से भी जुड़े हुए हैं, उनके पास प्रकांड पंडित भी हैं, सब कुछ है, और उसके साथ ही अपनी जिंदगी चला। आप देखते हैं कि अमिताभ बच्चन नीलम पहने रखते हैं, अपनी बीच की उंगली में नीलम पहने रखते हैं, जो शनि का काम करता है। अच्छा। और वो उनका शनि ही उनको पावरफुल बनाता है और लंबी आयु देता है। और एकता कपूर जब सीरियल बनाती थी, वो क्या नाम से ही बनाती थी, वो क्या नाम से बनाती थी। जी। तो कुछ ना कुछ तो है वहाँ पर। बिल्कुल है। आप अपने जीवन में अगर कोई भी चीज लगातार देख रहे हैं, जैसे कोई भी नंबर भी आप देख रहे हैं कि मेरे जीवन में 3 नंबर बहुत शुभ है, या मैं 3 नंबर वाले के साथ रहता हूँ, तो वो आदमी मेरे लिए शुभ है। तो आप बार बार 3 नंबर वाले कोई ढूंढेंगे ना, अपने घर का नंबर भी 3 रखेंगे, अपने मोबाइल का नंबर भी 3 रखेंगे, तो ये अपने जीवन में अच्छी चीज है। भी 3 है। मैं तो ऐसी बात कर रहा था। जुपिटर का ही साइन है 3। आपकी नजर में बॉलीवुड का कौन सा स्टार है जो परफेक्ट
पॉजिटिव ऑरा वाला आपको लगता है? शायद अमिताभ बच्चन ही बोलेंगे आप? अमिताभ बच्चन ही कहूंगी, या मुझे कभी बहुत पॉजिटिव ऑरा लगी लता मंगेशकर जी की। लता हाँ, मंगेशकर। अब तो अच्छा। हमारे बीच में वो नहीं रही, लेकिन सबसे पॉजिटिव ऑरा उन्हीं की थी। और उन्हें कोयल भी कहा गया, भारत की कोयल थी वो जी। और मतलब सबसे ज्यादा सात्विक जीवन उनका मैंने देखा है। जैसी उनकी यात्रा थी वो सब मैंने देखी है। नहीं, तो हाँ, बहुत ही अच्छी सिंगर, और उन्होंने हमारे देश का भी नाम किया और समर्पण किया अपना। विवाह भी नहीं किया था आई थिंक उन्होंने अपना समर्पण पूरा, जितना भी अपना ज्ञान है, अपने जो उनकी सुर की जो भी संरचना थी, वो सारी अपने लेकिन देश हम को ये कह दी। सकते हैं ना, उन्होंने विवाह नहीं किया क्योंकि उनकी कुंडली में नहीं था। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, उनके भाग्य में नहीं था, जबकि उनकी सिस्टर का हो गया था। सबका हुआ है। हाँ। तीनों सिस्टर में से 2 सिस्टर का हुआ लेकिन आप उन्होंने जाते वैसे जाते ही मानसिकता बन जाती है। हाँ। कुंडली के हिसाब से ही कि नहीं करनी है ना? कि ऐसा- कुंडली के भाव में किसी भी भाव में केतु बैठ जाए, सप्तम भाव में केतु बैठ जाए या केतु की दृष्टि पड़ जाए तो विवाह नहीं होता है। तो जी, वो जी। एक स्पिरिचुअल लाइफ, यानी कि मेरा संगीत ही मेरी पूजा है। क्या बात है। जिस प्रकार मेरा ज्योतिष ही मेरी पूजा है, मुझे पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं लोगों को जो सलाह दे रही हूँ वही मेरी पूजा है। काश हम ऐसे ही इंसान होते, क्योंकि इतने महान लोग हैं दुनिया में, देख के ऐसी लगता बात है कि नहीं है। आप जो अपना कार्य कर रहे हैं, आप उसके लिए डेडिकेटेड हैं, तो वो ही आपका पूजा है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अक्सर कहा जाता है हिट एंड फ्लॉप। मतलब कोई फिल्म हिट होगी, फ्लॉप होगी, वो गिरोह की चाल से तय होता है। कई सारे डायरेक्टर हैं जो ज्योतिषाचार्य को बुलाते हैं और हिट और फ्लॉप का फॉर्मूला उनसे पूछते हैं कि कब उसको रिलीज करना चाहिए, कब नहीं रिलीज करना चाहिए फिल्म को। इसमें कितनी सच्चाई है? ये सच्चाई है, मुहूर्त के ऊपर डिपेंड होता है। जिस तरह हम लोग जैसे दिवाली का मुहूर्त निकालते हैं या फिर हम विवाह का मुहूर्त निकालते हैं, उसी समय हम ओपनिंग का मुहूर्त निकालते हैं कि आपको अपना कार्य कब शुरू करना चाहिए, कौन सा दिन होना चाहिए, कौन सी तारीख होनी चाहिए, उस समय कौन सी चौघड़ियां होनी चाहिए। तो ये मुहूर्त पंचांग के अनुसार निकाला जाता है। और जितने भी डायरेक्टर हैं वो अगर पंचांग के अनुसार चलते हैं, काफी डायरेक्टर, कुछ नहीं चलते हैं। अब उसमें अदर रिलीजियंस वाले भी कह दो, वो अपने लकी बेस को लेके चलते हैं कि जैसे अदर रिलीजियंस, मुस्लिम्स हो या सिख हो या ईसाई हो, वो अपने लकी चीज को लेके चलते हैं कि भाई मेरा इस दिन ये काम शुभ होता है, सोमवार को शुभ होता है, तो मैं सोमवार को रिलीज करूंगा। लेकिन जिनकी फ्लॉप हो जाती है, उनकी ग्रहों की गणना ही ऐसी होती है या उनकी कुंडली में ऐसे ग्रह चल रहे होते हैं कि उनकी पिक्चर फ्लॉप हो जाती है। ओके। अगर ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर और कृति सेनन जी आपसे सलाह लेने आए जी, तो आप उन्हें क्या बेसिक टिप देंगी? देखिए, ऋतिक रोशन के लिए तो मैं एक अच्छा एक्टर तो नहीं कहूंगी, लेकिन जिस प्रकार की उनकी एक्टर आपने देखी है ना, वो कौन सी फिल्म आई थी, वो बिहार का एक टीचर बना है, सुपर 30 आई थिंक। वेरी गुड एक्टर, मतलब मैं दंग रह गया, इतनी अच्छी एक्टिंग की है। जादू हाँ, कहो ना प्यार है, ये सब चीज़ कई फिल्में आई हैं, लेकिन कई फिल्में आई, लेकिन उनका जो कहते हैं कि सफर ज्यादा लंबा नहीं चला। नहीं, वो अलग बात है। देखो, एक्टिंग अच्छी करना अलग चीज है, सफर ज्यादा लंबा चलना अलग चीज है। वो कुंडली में होगा नहीं। कुंडली के मतलब मेरे पास आएंगे तो मैं उन्हें क्या सलाह दूंगी? मेरे पास अगर वो आएंगे तो मैं उन्हें एक अच्छा बिजनेसमैन बनने की सलाह दूंगी। लेकिन अभी तो उसकी फिल्म आई है, वो शायद पिट गई। अच्छा, ठीक है। काफी पिक्चरें उनकी पिट गई। और रणबीर कपूर का जो कहते हैं फ्यूचर काफी अच्छा है, जैसा उनके फादर का रहा, ऋषि कपूर जी का रहा, दादा का रहा, उनकी फैमिली का ही है। तो कह सकते हैं कि उनका फ्यूचर फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा दिखाई देता है। वो कभी ना कभी कहते हैं कि 1 साल में एक मूवी ऐसी लेके आएंगे कि जिसमें वो बिल्कुल हाई। आपको लगता है कि उनके सितारे गर्दिश में नहीं है? नहीं, बुलंद है, बुलंद है। अच्छा। अभी उनके सितारे बुलंद हैं। अच्छा, कृति सेनन का भी समय ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। जिस तरह की हम लोग कुंडली देखते हैं, मुझे लगता है उनका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। नहीं, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो स्वयं से मेहनत कर रही हैं। और उनका कह सकते हैं उनका जुपिटर बहुत अच्छा है, जिस तरह गुरु ग्रह बहुत अच्छा है। तो काफी अच्छा आगे आपको उनके जीवन में देखने को मिलेगा। नई नई फिल्में आएंगी उनकी और हिट भी होंगी। चलो, हमारी तरफ से बधाई उनको। आपने खुद कौन सी बॉलीवुड मूवी से लाइफ लेसन लिया है? कुछ ऐसा लेसन लिया हो किसी मूवी को देख करके, अरे यार क्या मतलब
कुछ ऐसी क्योंकि फिल्मों की बात हो रही है तो जी, मैंने एक जी। क्वेश्चन कर लिया आपसे। देखिए, मैंने फिल्मों से देखकर तो कोई लेसन नहीं लिया जीवन में, लेकिन मैंने सन्यासी को देख के और संतों को देख के बहुत लेसन लिए हैं जीवन में ओके। कि क्या चीज त्यागनी चाहिए, क्या चीज नहीं त्यागनी चाहिए। क्योंकि फिल्म एक 3 घंटे का शो है, एंटरटेनमेंट। उसे हम अपने व्यक्तित्व में डाल लें ऐसा नहीं हो सकता। हाँ। लेकिन हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को अपने आप में डाल लें, ये हो सकता है। एक आदमी पतला सा 100 लोगों को पिटाई कर देता है तो जी, वो तो नहीं डाल सकते वो आप? नहीं डाल सकते। तो मैंने कोई फिल्मों से, मूवी से तो कोई इंस्पिरेशन नहीं ली, ना कभी भी अपने जीवन में डाला। 3 घंटे की मूवी देखी, ठीक है, हो गया। हाँ। लेकिन उसे अपने जीवन में नहीं लेकिन डाला। आजकल एक मूवी आई थी अभी वीएफएक्स में, उसका नाम था नरसिम्हा, महावतार हाँ। नरसिम्हा। जी जी, वो देखी आपने? देखिए, वो वेद पुराण में हमने सब पढ़ा हुआ था, लेकिन अगर इस तरह अगर दिखाई गई तो बहुत अच्छा ये प्रयास था हमारे लिए। मैंने देखी वो हाँ, मूवी। मूवी में बहुत अच्छा प्रयास होता है। रामायण भी आई थी, रामायण भी दिखाई गई। नहीं, भारत की पहली वीएफएक्स 3D मूवी 3D मूवी थी और इट वाज वेरी गुड। एक्चुअली मैंने देखी थी, मैं नहीं, बता रहा हूँ। मैंने भी देखी है। अच्छा, मैं अच्छा। खुद देखने गई थी। तो उससे भी भाई देखिए, हमने नरसिंह अवतार के सारे स्वरूपों को वेदों में पढ़ा है और हमने उनके बारे में सुना भी है, और माता पिता से भी सुनते हैं कि होलिका दहन क्यों होता है, क्यों प्रहलाद ने आराधना करी। तो वो सब चीज अच्छी लगी, लेकिन वो साउथ की तरफ से प्रयास था, हमारे बॉलीवुड की तरफ से कोई प्रयास साउथ नहीं भी था। अपना ही है। हाँ, मतलब फिर भी अपना ही हमारे देश है। मुंबई की तरफ से कोई प्रयास नहीं था, लेकिन साउथ की तरफ से बहुत अच्छा प्रयास था। मुंबई की तरफ से हो ना हो, हमारे देश का प्रयास तो है ना? लेकिन अच्छा लगा मुझे भी, और लोग भी गए, और हमारी जनरेशन के बच्चे भी जाके देख के आए उस मूवी को। तो ये अच्छा लगा, अच्छा प्रयास है। जीवन में हम बल्कि लोग साउथ को अलग मानते हैं और नॉर्थ को अलग मानते हैं। मुझे लगता है कि इस मूवी के आने के बाद लोगों को ये तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि भैया जिन भगवान को आप मानते हो वो भी नहीं मानते हैं, एक ही है सब। एक ही है ना सब। जी जी। आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी और वास्तु सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं बल्कि गाइडेंस फॉर हैप्पी लाइफ है, जैसा आपने बताया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा अगर समझाना चाहें तो हमको समझा दीजिए कि प्रेडिक्शन नहीं है। देखिए, प्रेडिक्शन भी है। भविष्यवाणी आजकल करते ही हैं, हम लोग भी कर रहे हैं भविष्यवाणी, काफी कही है हमने भी। तो उस प्रेडिक्शन के साथ साथ आप प्रेडिक्शन कुछ बड़े लेवल पे करिए। प्रेडिक्शन आप सामने वाले की भी कर सकते हैं। जैसे हम सामने वाले को बोलते हैं कि आपके साथ दुर्घटना होने वाली है, कुछ दिन आप वाहन धीरे चलाएं, ये प्रेडिक्शन है। ओके, ठीक है ना। सामने हैप्पी लाइफ भी हो गई कि हमने आपको उस चीज से बचाने की कोशिश करी है। ठीक है, आप कम से कम डर के गाड़ी तो धीरे चलाएंगे। दूसरा, हम कहेंगे कि आपकी पत्नी से अलगाव होने वाला है, तो आप थोड़ा कम बोलें या इग्नोर करके बाहर निकल जाएं, क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि विचारों से और मेहनत से आप कुंडली को चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं। कोई भी विपत्ति अगर आपके ऊपर आने वाली है तो हम उसे कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। ओके, कम कर सकते हैं। जी, हम ईश्वर की प्रार्थना करके उस विपत्ति को कम कर सकते हैं, लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकते। ठीक है जी। आजकल की जो जनरेशन है वो साइंस बेस्ड है। जो भी कुछ भी उससे बात बोलो भगवान को, वो कहते हैं भगवान कुछ नहीं होते, सब साइंस होती है, ऐसा बोलते हैं बच्चे आजकल के। तो आप उनको एस्ट्रोलॉजी को किस एंगल से उनको समझा सकती हैं भगवान? देखिए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, अपने मन की करते हैं, तो हम उन्हें सबसे पहले मेडिटेशन ही सिखाना चाहते हैं कि जीवन में एकाग्रता बहुत जरूरी है। अगर आपका जीवन जैसे हम अपनी कुंडली में मून की स्थिति बताते हैं कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है, तो चंद्रमा मन का कारक है। अगर मन में उथल पुथल है, एक बच्चा है पढ़ रहा है, बैठ के आराम से पढ़ रहा है, 2-3 घंटे पढ़ लिया। एक बच्चा है पेंसिल घुमा रहा है और उस पेंसिल को कभी फेंक रहा है, कभी वहां उठाने जा रहा है, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेडिटेशन से अगर आदमी, कोई भी बच्चे को अगर मेडिटेशन सिखा दिया जाए तो मुझे लगता है वो शांत हो जाता है। तो यही ज्योतिष से जोड़ता है कि सबसे पहले बच्चे को ध्यान मुद्रा सिखाई जाए, बच्चे को योग सिखाया जाए, और ये कम उम्र से शुरू करिए आप, कि कभी भी जीवन में उसके आगे अगर चुनौतियां भी आने वाली हो तो वो उसका सामना डट के कर सकता है। जी। तो हम छोटे बच्चों के ग्रहों को तो परिवर्तन करने के लिए उसको नहीं बोलेंगे कि तेरे ग्रह खराब है तो तू ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं बोलना। उनको मेडिटेशन, ध्यान, योग
और अच्छी अच्छी जगह ले जाना, जैसे आप अच्छे अच्छे स्थानों पे घुमा सकते हैं या अपने किसी भी तीर्थ स्थान पर ले जा सकते हैं, वहां के बारे में बता सकते हैं। जैसे हम सिद्धबली ले जाकर हनुमान जी के बारे में बता सकते हैं कि हनुमान जी ने कैसे राम जी की सेवा करी या कैसे अपने टीचर की बात मानी। तो वो चीजें हम बच्चों को गाइड करें तो बच्चे सही दिशा पकड़ सकते हैं। हाँ, मतलब जो सुनता है वैसे विचार बनते वैसे हैं, और विचार। विचार से ही दुनिया चलती है। जी जी जी, कोई भी दुनिया विचार से ही चलती है, चाहे बिल्कुल, कोई बिल्कुल। देश हो, बिल्कुल बिल्कुल। व्यक्ति हो, कोई भी हो, जैसे विचार वैसे। कहते हैं ना मोदी जी वो, इतना बड़ा एम्पायर चला रहे हैं, पूरा भारत चला रहे हैं, विचारों से ही तो चला रहे हैं, हाँ जी। शुद्धता से ही तो चला रहे हैं। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वो अपना उत्तर प्रदेश चला रहे हैं, अपने विचारों से ही तो चला रहे हैं, सात्विक जीवन से चला रहे हैं। क्या इससे पहले इतना अच्छा चला भारत? नहीं चला। जितना मोदी जी के राज में चल रहा है इतना अच्छा, इससे पहले इतना अच्छा भारत चला नहीं। कैसे मोदी जी विदेशियों को अपने सानिध्य में कर लेते हैं? केवल बातों से, विचारों से। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है। जी जी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। चलिए, की लाइफ का वो मंत्र क्या है जिसे हर इंसान अपनाए तो उसका जीवन आसान हो जाए? देखिए, मेरे लाइफ में सबसे बड़ी चीज है इग्नोरेंस। हर चीज को इग्नोर कर। ओके। आपकी लोकेलिटी, आपका समाज क्या आपसे कहता है, केवल अपने मन की सुनो और अपने ही जो भी आपका लक्ष्य है, आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। इग्नोरेंस या मौन? नहीं, इग्नोरेंस। नहीं, इग्नोरेंस तो अहंकार हो गया एक तरह का। नहीं, मतलब इग्नोरेंस गलत चीज का। मौन हो जाओ कोई। मौन गलत बात पे मौन नहीं होना। अगर कोई आपको गलत बात बोल रहा है, इग्नोरेंस भी नहीं करना है गलत बात नहीं, तो। इग्नोर कर दो। आप इग्नोर करके वहां से हट जाओ कि वो साउंड आपके कानों में आए ना। जी। इग्नोर करना सीखे। क्या वो कहा जाता ना, ओम इग्नोराय नमः। जी। तो एक मंत्र आप अपने जीवन में रखिए कि कोई भी आपको किसी भी प्रकार का गलत वाक्य बोलता है, पेरेंट्स की तो सुननी चाहिए, पेरेंट्स बिल्कुल हमेशा सही बताते हैं। माता पिता की जीवन में हमेशा सुने, और जो भी आपको लगता है कि आपके लिए नेगेटिव सोचता है या आपके लिए कुछ बोलता है, ऐसी चीजें, उसको इग्नोर करें और मौन रहें। मौन रहना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर कहा जाता है कि कोई अपने ऊपर गलत आरोप लगा रहा हो, उस समय मौन नहीं रहना चाहिए। मेडिटेशन से ये भी पता लग जाता है कब कब मौन रहना है, कब मौन नहीं रहना है। कब मौन नहीं रहना है। आपकी, जैसे मैंने बताया कि चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी आपको बताती है कि आपको कब मौन रहना है, कब मौन नहीं रहना है। जी जी जी। चलिए, अंत में आपसे एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं। जी। आपका फेवरेट ग्रह, जी, प्लेनेट कौन सा है? ऑब्वियसली जुपिटर, गुरु ग्रह, क्योंकि हम यहाँ लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, ज्योतिष से जुड़े हैं, तो अगर हमारा गुरु ग्रह अच्छा होगा तभी तो लोगों को हम सलाह दे पाएंगे एज ए अध्यापक, एज ए टीचर। ओके। वास्तु का लकी रंग कौन सा है? अगर वास्तु में अगर रंग की बात करें तो कौन सा? तो ब्लू कलर, जो हाँ, जो नॉर्थ दिशा को इंडिकेट करता है, नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है, वो जल तत्व की दिशा है, तो वहां का ब्लू कलर बहुत ज्यादा, जो वास्तु में कहा जाता है, वो बहुत अच्छा कहा जाता है। ठीक है। सुबह शांति देता है मन को। ओके। चंद्रमा का कारक माना जाता है। जी जी जी, ब्लू, क्योंकि वो वाटर से इंडिकेट होता है। हाँ जी, हाँ जी। सुबह उठते ही सबसे पहला काम आप क्या करते हो? मैं सबसे पहले उठते ही कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, सबसे पहला श्लोक। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल क्या है? देखिए, सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में पूछने वाला, रिश्तों में गड़बड़ाहट आजकल चल रही है, तो रिश्तों में, एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज्यादा व्यापार को पूछा जाता है, नौकरी को पूछा जाता है, और रिश्तों में कड़वाहट के लिए। ठीक है। ज्योतिष या वास्तु, आपका सबसे पहला प्यार कौन सा है? मेरे लिए दोनों ही प्यारे हैं, क्योंकि ज्योतिष का अंग ही वास्तु है, और ज्योतिष से ही जुड़ी हुई सारी चीजें, हस्तरेखा हो, ज्योतिष ही अपने आप में वेद है, और उसी में से ही शाखाएं निकली हुई हैं, तो मुझे ज्योतिष ही प्रिय है। अच्छा, फिर तो आपने कहा दोनों या ज्योतिष? नहीं, दोनों ही प्रिय हैं, लेकिन एक फिर भी थोड़ा, ज्योतिष तो एक नाम हो गया, लेकिन उसमें से निकली हुई जो शाखाएं, जैसे एक अध्याय में हम 10 तरह की चीज पढ़ते हैं। ठीक है। तो दोनों ही प्रिय हैं। आप एक ही देखते हैं उनको, है ना? एक ही देखती हूँ। बॉलीवुड या पॉलिटिक्स, किसके लोग ज्यादा कंसल्ट करते हैं? पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में ज्यादा लोग, राजनीति सबसे ज्यादा लोग मेरे पास आते हैं, वो ज्यादा कंसल्ट करते हैं। ठीक है। अगर आपके पास टाइम मशीन हो तो किस युग में जाना चाहेंगे आप? मैं सतयुग में जाना चाहूंगी। राम? क्यों? भगवान कृष्ण क्यों नहीं? नहीं, देखिए, जो भी अच्छा द्वापर हो, सतयुग हो, उसमें जाना चाहूंगी, लेकिन कलयुग से निकलना चाहूंगी। तो ये थी
प्रिया शर्मा जी, जिन्होंने बहुत ही एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से जो रिलेटेड हैं हमें सारी बातें बताई और समझाई और बहुत अच्छी तरीके से समझाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।